Hello, very good morning to all of you. Welcome to my channel NG Medicals. In this video, we are going to see another lecture, that is formulation of the research problem. इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने क्राइटेरिया ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम पढ़ा था एंड उससे पहले वाले वीडियो में सोर्सेज एंड व्हाट इज रिसर्च प्रॉब्लम पढ़ लिया था. ठीक है, अगर आपने मेरी वीडियोस नहीं देखी हैं पुरानी तो आप उसे देख लीजिए, क्योंकि ये सारे वीडियोस ना को रिलेटेड हैं, तो आपको ये वाली वीडियो ज़्यादा क्लियर समझ में आएगी. ओके, तो स्टार्ट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि रिसर्च प्रॉब्लम है क्या. देखो, किसी भी टॉपिक पे जब आप रिसर्च करते हो तो उसी टॉपिक को हम रिसर्च प्रॉब्लम बोलते हैं. ठीक है, वो टॉपिक जिस पे आप रिसर्च करने वाले हो या रिसर्च करना चाहते हो. ठीक है, तो रिसर्च प्रॉब्लम क्या है? एक ऐसा टॉपिक जिस पे आप रिसर्च करने वाले हो, सिंपल. ओके, दैट इज रिसर्च प्रॉब्लम. दूसरी चीज, रिसर्च प्रॉब्लम स्टेटमेंट. देखो, स्टेटमेंट का मतलब क्या है? स्टेटमेंट वो होता है जो थोड़ा सा लंबा होता है, सेंटेंस. रिसर्च प्रॉब्लम का मतलब क्या है? एक पर्टिकुलर टॉपिक. फॉर एग्जाम्पल कि मैंने लंग कैंसर ले लिया, तो मेरा रिसर्च का टॉपिक हो गया, वो मेरा रिसर्च प्रॉब्लम हो गया. और अगर मैं कहूँ कि रिसर्च प्रॉब्लम स्टेटमेंट में बना रही हूँ, तो मैं लंग कैंसर के सिर्फ लंग कैंसर वर्ड नहीं लूँगी, मैं उसमें बताऊँगी कि मैं कौन सी स्टडी कर रही हूँ. ठीक है, किस पे कर रही हूँ, कहाँ कर रही हूँ, ठीक है, कौन से एरिया में कर रही हूँ. अगर मैं ये लंबा चौड़ा स्टेटमेंट बनाती हूँ, सेंटेंस बनाती हूँ, तो वो रिसर्च स्टेटमेंट हो गया. इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि एक रिसर्च प्रॉब्लम को, यानी कि एक टॉपिक को हम स्टेटमेंट में कैसे कन्वर्ट करें. क्योंकि देखिए, आप कभी भी रिसर्च करने जाओगे तो आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा. ठीक है, सिर्फ रिसर्च प्रॉब्लम के वर्ड से आप रिसर्च नहीं कर सकते, सिर्फ लंग कैंसर पे आप रिसर्च नहीं कर सकते. आपको उस पर एक सेंटेंस बनाना पड़ेगा जिसको हम लोग प्रॉब्लम स्टेटमेंट कहेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि फॉर्मुलेशन ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम स्टेटमेंट. चलिए, आई थिंक आपको दोनों में डिफरेंस क्लियर हुआ होगा. आगे देख लेते हैं कि कैसे कैसे हम एक प्रॉब्लम को स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं. ओके, तो सबसे पहले स्टेप्स हैं, ये सारे हमारे 5 स्टेप्स हैं. ये 5 स्टेप्स में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे. फर्स्ट स्टेप है हमारा सिलेक्शन ऑफ द रिसर्च एरिया. देखो, रिसर्च एरिया कह लो या रिसर्च टॉपिक कह लो, सबसे पहले जब आप कोई पर्टिकुलर टॉपिक सेलेक्ट करते हो रिसर्च के लिए, ठीक है, तो उसी टॉपिक को आगे ले चल के आप उसे सेंटेंस में कन्वर्ट कर देते हो. ठीक, तो सबसे पहले हमें क्या करना है? एक टॉपिक सिलेक्ट करना है. अब क्राइटेरिया क्या कहता है भाई, किस तरह से तुम टॉपिक सिलेक्ट करोगे? देखो, टॉपिक सिलेक्शन जो है वो कैसा होना चाहिए? वो ऐसा होना चाहिए जो तुम्हारे प्रोफेशन से कोरिलेट करे. फॉर एग्जाम्पल, मैं नर्सिंग फील्ड में हूँ तो मैं नर्सिंग से रिलेटेड टॉपिक लूँगी, ना कि इंजीनियरिंग से रिलेटेड, है ना कि इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, है ना कि फिजिक्स से रिलेटेड. मैं लूँगी तो अपने नर्सिंग से रिलेटेड लूँगी. ठीक, तो सिलेक्शन ऑफ द रिसर्च एरिया का मतलब क्या है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया. सिलेक्शन ऑफ द टॉपिक. ओके, सबसे पहले हमें प्रॉब्लम यानी कि टॉपिक सिलेक्ट करना है. अब जो मैं आपको बोल रही हूँ ना, उसको कहते हैं सोर्सेज ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम, जो कि हम लोग ने पिछले वीडियो में पढ़ लिया है, देख लेना. ठीक, तो कैसे तुम सिलेक्ट करोगे अपने टॉपिक को? तो सोर्सेज की हेल्प से सिलेक्ट करोगे. बिना सोर्स की हेल्प से अगर आपने सिलेक्ट किया तो आपकी जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है या प्रॉब्लम है जो आपका, जिस पे आप रिसर्च करने वाले हो, वो आप गलत सिलेक्ट कर लोगे, या रॉन्ग सिलेक्ट कर सकते हो, या आप ऐसा सिलेक्ट कर लोगे जिस पे आप रिसर्च कर ही नहीं पाओगे. ठीक है, तो किस तरह के किस सोर्सेज की मैं बात कर रही हूँ? मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ प्रैक्टिकल नॉलेज की. एग्जाम्पल ले लेते हैं. प्रैक्टिकल नॉलेज का मतलब क्या है कि मैं डेली जाती हूँ हॉस्पिटल में, पेशेंट के साथ टाइम बिताती हूँ, पेशेंट की केयर करती हूँ. ठीक है, वो मेरी प्रैक्टिकल नॉलेज हो गई, मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ, प्रैक्टिकल नॉलेज हो गई. अब उस प्रैक्टिकल नॉलेज के दौरान मुझे लगा कि बाकी नर्सेज माल प्रैक्टिस कर रही हैं, ठीक है, या माल प्रैक्टिस की वजह से पेशेंट्स की डेथ हो रही है. ओके, तो मैंने क्या टॉपिक ले लिया? माल प्रैक्टिस. ये हो गया मेरी प्रैक्टिकल के बेस्ड टॉपिक मेरा. ठीक, मैंने टॉपिक कैसे सेलेक्ट किया? अपने प्रैक्टिकल नॉलेज से सेलेक्ट किया, या पर्सनल एक्सपीरियंस से भी मैं सेलेक्ट कर सकती हूँ. तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस क्या कहता है? मान लो मैं मेरी डेली लाइफ में मैं देख रही हूँ कि मेरे नेबर्स क्या कर रहे हैं, कि मेरे नेबर जो है वो अल्कोहल अब्यूज़ कर रहा है, अल्कोहल पी करके अपनी वाइफ को मारता है. वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है. ठीक है, तो मैंने अल्कोहल अब्यूज़ टॉपिक ले लिया रिसर्च के लिए. ओके, इसके अलावा रिसर्च एक्सपोजर,
हो सकता है कि कॉलेज, मैं एक स्टूडेंट हूँ और कॉलेज की तरफ से मुझे कोई रिसर्च टॉपिक मिल गया, डेट इज़ रिसर्च एक्सपोजर, या प्रीवियस रिसर्च से मैं थोड़ा सा इन्फ्लुएंस हो गई। फॉर एग्जांपल, मुझे ऐसा लगने लगा कि कोविड की जितनी भी वैक्सीन आई है उनमें से कोई भी परफेक्ट नहीं है, तो और कोई अच्छी वैक्सीन आनी चाहिए। तो मैंने क्या किया कि नेक्स्ट वैक्सीन के ऊपर रिसर्च करना स्टार्ट कर दी, यानी कि प्रीवियस रिसर्च जो हो चुकी हैं कोविड की वैक्सीन पे, उनसे मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, तो मैंने मतलब उसी को अपडेट करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। या सोशल इश्यूज़ सोसाइटी में मैं देखती चली आ रही हूँ कि डेली क्या हो रहा है, HIV पेशेंट ज़्यादा आ रहे हैं हॉस्पिटल में, या क्या हो रहा है कि फीमेल फीटिसाइड्स के केस ज़्यादा आ रहे हैं कि कोक में ही फीमेल बेबी को मार दिया, या रेप केसेस ज़्यादा सुनने को मिल रहे हैं मुझे पेपर में या न्यूज़ में, तो मैंने सोशल इश्यूज से रिलेटेड कोई टॉपिक ले लिया, ठीक है। तो ये तुम्हारे सोर्सेज हैं, और भी बहुत सारे सोर्सेज हैं, मैंने सारे नहीं मेंशन किए हैं, वो मैंने पहले वाली वीडियो में मेंशन किया है। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि आप कोई भी रिसर्च टॉपिक सेलेक्ट करोगे तो कौन से बेसिस पे सेलेक्ट करोगे, जो आपके सोर्सेज हैं उनके बेसिस पे, जो आप जिस लाइफ को आप जी रहे हो प्रैक्टिकली या पर्सनली, है ना, या आप जिसमें इंटरेस्टेड हो, उस लाइफ के बेसिस पे आप अपना टॉपिक सेलेक्ट करोगे, तभी आपको इंटरेस्ट आएगा। इंटरेस्ट नहीं आएगा तो आप रिसर्च जैसी टफ चीज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो सिंपल सी चीज़ है, सिलेक्शन ऑफ द रिसर्च एरिया का मतलब है कि टॉपिक सेलेक्ट करना है। कैसे सेलेक्ट करना है? ऑन द बेसिस ऑफ द सोर्सेज। सोर्सेज हमारे बहुत सारे हो सकते हैं, जो कि मैंने एग्जाम्पल के तौर पे लिख दी है, ठीक। अब एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल देख लो। स्मोकिंग कॉजेज लंग कैंसर। मान लो मेरे घर के आसपास बहुत सारे स्मोकर्स रहते हैं और लंग कैंसर के केसेस मेरे एरिया में ज़्यादा मिल रहे हैं देखने को, तो ये देख करके मैंने ये वाला केस ले लिया, स्मोकिंग कॉजेज लंग कैंसर, ठीक है। आई थिंक आपको फर्स्ट वाला क्लियर हुआ होगा। सेकेंड स्टेप क्या है, अब आपको क्या करना है, पहले तो आपने सोर्सेज के बेसिस पे रिसर्च का एक टॉपिक सेलेक्ट कर लिया, ठीक। अब आपको क्या करना है, रिव्यूइंग द लिटरेचर और थ्योरीज एंड थ्योरीज, ठीक है। तो रिव्यूइंग का क्या मतलब है, री मीन्स अगेन, व्यू मतलब आपको देखना है, ठीक है, दोबारा से आपको देखना है। क्या चीज़ देखनी है? लिटरेचर्स देखना है। लिटरेचर्स क्या होते हैं? जितने भी रिटन आर्टिकल हैं, जैसे पेपर में कोई आर्टिकल आ गया, टीवी पे कोई आर्टिकल देखने को मिल रहा है, ठीक है, मैगजीन में कोई आर्टिकल देखने को मिल रहा है, पुरानी थीसिस यानी कि पुरानी रिसर्च में कोई आर्टिकल देखने को मिल रहा है, उन्हीं को देख करके, पढ़ करके आपने क्या किया, आपने अपना रिसर्च कंटिन्यू किया, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने बोला है थ्योरीज के बेसिस भी आप अपना रिसर्च कंटिन्यू करोगे। कौन सी थ्योरीज? मैंने पिछले वीडियो में बताया है एनवायरमेंटल थ्योरी, ठीक है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल की एनवायरमेंटल थ्योरी। तो उन्होंने क्या दिया था, उन्होंने ये दिया था कि किसी भी पेशेंट को उसके अकॉर्डिंग एनवायरनमेंट मिलेगा तो ही वो जल्दी ठीक होगा। मान लो किसी पेशेंट को इन्फेक्शन है, तो अगर पेशेंट की हाइजीन मेंटेन नहीं की गई, अच्छा एनवायरनमेंट नहीं दिया गया, तो पेशेंट का इन्फेक्शन कंट्रोल सिर्फ मेडिसिन से नहीं हो सकता। तो एनवायरनमेंट बहुत मैटर करता है, ठीक है। तो ये थ्योरी जो है ये ऑलरेडी प्रूवन है, ठीक। फ्लोरेंस नाइटिंगेल की एनवायरमेंटल थ्योरी ऑलरेडी प्रूवन है। तो जब हम लोग रिसर्च करते हैं ना, तो हम लोग इसी तरह की कोई भी थ्योरी ले करके रिसर्च करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें एविडेंस बेस्ड रिसर्च करनी है। हमें ये एविडेंस देना होगा लास्ट में कि हमने किस बेसिस पे अपनी रिसर्च को प्रूव किया है। तो हमने ऑलरेडी जो थ्योरी हमारी प्रूव हो चुकी हैं, उन्हीं के बेसिस पे हमने अपनी रिसर्च कंप्लीट की है। समझ में आ रहा है? तो रिव्यू ऑफ लिटरेचर करना है और थ्योरीज को भी आपको लेकर के चलना है, ठीक। तो पुरानी चीज़ों को जब आप देखोगे, यानी कि पुराने आर्टिकल्स को जब आप पढ़ोगे, चाहे वो पेपर में हो, चाहे वो बुक्स में हो, है ना, तो उन आर्टिकल्स के बेसिस पे आप नई नॉलेज डेवलप कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल कि कोविड जो है वो मान लीजिए इसी कोई पर्टिकुलर वैक्सीन से कम फैल रहा है, या पर्टिकुलर वैक्सीन ज़्यादा वर्क कर रही है कोविड को रोकने के लिए, ठीक है। लेकिन अभी क्या है, उसको अपडेट करने के लिए आपको पूरा आर्टिकल पढ़ना पड़ेगा कि ऐसा क्या था उस वैक्सीन में जिसकी वजह से कोविड उससे प्रिवेंट हो रहा है ना।
तो आपको प्रीवियस रिसर्च किसी की पढ़नी पड़ेगी ना, उसके बाद ही आप उस नॉलेज को अपडेट कर पाओगे। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से हमें काम करना होता है। एग्जाम्पल के तौर पे लंग कैंसर ऑल्सो कॉज्ड बाय द एल्कोहल, टोबैको एंड अदर्स। लेकिन फिर भी ये कहा जाता है कि स्मोकिंग कॉजेज लंग कैंसर। इसका मतलब प्रीवियस रिसर्च ने ये बताया होगा कि भाई अल्कोहल से भी लंग कैंसर हो रहा है, टोबैको से भी हो रहा है, लेकिन स्मोकिंग सबसे ज़्यादा हाई परसेंटेज में लंग कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, सो पुरानी एग्जिस्टिंग नॉलेज को अपडेट करने के लिए, ठीक है, और अपना टॉपिक को सिलेक्ट करने के लिए हमें रिव्यू ऑफ लिटरेचर यानी कि पुराने आर्टिकल्स को, पुराने थीसिस को, पुराने रिसर्च को पढ़ना पड़ता है और अपनी नई रिसर्च जो हम कर रहे हैं उसमें थ्योरी अप्लाई करनी पड़ती है, जिससे कि हम एविडेंस बेस्ड रिसर्च कर सकें। नेक्स्ट आ जाते हैं डीलिमिटिंग द रिसर्च टॉपिक। नेक्स्ट स्टेप क्या है, आपको अब क्या करना है? सबसे पहले आपने क्या किया, टॉपिक सेलेक्ट कर लिया, और टॉपिक सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट आपने क्या किया, रिव्यू ऑफ लिटरेचर किया, यानी कि उसी टॉपिक पे पुरानी रिसर्च को एक बार पढ़ लिया कि उन लोगों ने कितना अपडेट करके रखा हुआ है, और थ्योरीज अप्लाई कर दी जो थ्योरीज आपके रिसर्च में सूटेबल है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप आपका क्या है, डीलिमिटिंग द रिसर्च टॉपिक। रिसर्च के टॉपिक को डीलिमिट करने का मतलब ये है कि आपने अपने टॉपिक को जनरल से स्पेसिफिक कर दिया। ठीक है, आपने अपने टॉपिक को और ज़्यादा क्लियर कर दिया। कैसे क्लियर कर दिया? देखो, यहाँ पे आपने क्या किया, टॉपिक को सिलेक्ट किया। तो मैंने क्या टॉपिक सेलेक्ट किया, स्टार्टिंग से ही मैंने लंग कैंसर सेलेक्ट किया। ठीक है, अब मैंने इस टॉपिक, इस लंग कैंसर पे मतलब मुझे किसके ऊपर रिसर्च करनी है भाई, कोई तो पर्टिकुलर होगा ना मेरा सैम्पल, मुझे किस पे रिसर्च करनी है, मेन पे रिसर्च करनी है, वुमेन पे रिसर्च करनी है, कि टीनेजर्स पे रिसर्च करनी है, कि एडोलसेंस पे रिसर्च करनी है, बच्चों पे रिसर्च करनी है, ये मुझे डिसाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे लिख दिया कि मुझे मैन पे रिसर्च करनी है। ठीक है, फिर कौन से एरिया में रिसर्च करनी है भाई, ऑल ओवर इंडिया में तो रिसर्च करनी नहीं है मुझे। ऑल ओवर इंडिया में रिसर्च करने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए, वरना मुझे पूरे इंडिया का डेटा लेना पड़ेगा। तो मैंने सोचा मुझे लखनऊ पे रिसर्च करनी है। ठीक है, LKO लखनऊ। अब लखनऊ में मुझे कहाँ पे रिसर्च करनी है, लखनऊ भी बहुत बड़ा है, तो लखनऊ के मुझे चारबाग एरिया में रिसर्च करनी है। चारबाग एरिया भी बहुत बड़ा है भाई, चारबाग एरिया बहुत बड़ा है, तो चारबाग एरिया में मुझे कहाँ पे रिसर्च करनी है, चारबाग एरिया में मुझे उन मेंस पे रिसर्च करनी है जो कि लोको कॉलोनी, रेलवे कॉलोनी में रहते हैं। चारबाग की लोको रेलवे कॉलोनी में रहते हैं। समझ में आ रहा है आपको? या आप क्या कर रहे हो, जनरल से स्पेसिफिक की ओर जा रहे हो, मतलब बहुत ब्रॉड एरिया से नैरो एरिया की तरफ जा रहे हो। आपने अपने रिसर्च को डेफिनेट कर दिया कि मुझे डेफिनेटली लंग कैंसर पे रिसर्च करनी है। ठीक है, सैंपल मेरा आदमी होंगे, ठीक है, किसी भी एज के मैन हो सकते हैं वो। ठीक, और एरिया मेरा क्या होगा, लखनऊ के अंदर चारबाग एरिया। चारबाग एरिया में कौन सा जगह होगी, कौन सा प्लेस होगा, लोको कॉलोनी, जो कि रेलवे कॉलोनी है। ठीक है, तो मैंने क्या कर दिया, अपने रिसर्च को डीलिमिट कर दिया। ओके, इसके अलावा मेरे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, मेरे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ असेस करना है इफेक्ट। किसका इफेक्ट, स्मोकिंग का इफेक्ट क्या पड़ रहा है लंग कैंसर पे, यानी कि स्मोकिंग की वजह से कितना % लंग कैंसर बढ़ रहा है। तो ये तुम्हारा क्लियर स्टेटमेंट हो गया, तुम्हारा क्लियर सारी चीज़ें हो गई, तुमने जनरल से स्पेसिफिक की ओर क्या कर दिया, अपने रिसर्च को कन्वर्ट कर दिया। इसको हम लोग बोलते हैं डीलिमिटिंग द रिसर्च टॉपिक। अभी अगर मैं ये सब ना मेंशन करूं, अपने टॉपिक का नाम ना मेंशन करूं, किस पे मुझे रिसर्च करनी है वो ना मेंशन करूं, मुझे कहाँ पे रिसर्च करनी है वो ना मेंशन करूं, और मुझे अपने रिसर्च में ऑब्जेक्टिव्स मेरे क्या क्या हैं, मेरा मेन गोल क्या है, वो मैं ना अगर मेंशन करूं, तो मेरी रिसर्च डीलिमिट नहीं होगी। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा डीलिमिटेशन का मतलब क्या है, कि अपनी रिसर्च को स्पेसिफिक कर देना, अपनी रिसर्च को पूरी तरह से डिफाइन कर देना। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं, फोर्थ स्टेप क्या है, इवैल्यूएशन ऑफ द रिसर्च। अब आपने इतना सब कुछ कर डाला, देखो जब डीलिमिट किया था तो आपका एक स्टेटमेंट बन गया, आ स्टडी, एक स्टडी करनी है, क्या करना है उसमें, टू असेस द इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग, हमें असेस करना है स्मोकिंग के इफेक्ट को ऑन लंग कैंसर अमंग मेंस लिविंग एट चारबाग लखनऊ, और आगे चल के
आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो लोको कॉलोनी रेलवे कॉलोनी लखनऊ। ठीक है, तो ये आपका एक सेंटेंस बन गया, ये आपका स्टेटमेंट बन रहा है। ठीक है, अभी कंप्लीटली बना नहीं है, बन रहा है, यहाँ तक आपका स्टेटमेंट बन गया। नेक्स्ट आ जाते हैं, अब आपको इवेल्युएट करना है अपनी रिसर्च को। ठीक, इवेल्युएट द रिसर्च प्रॉब्लम बाय क्राइटेरिया ऑफ द रिसर्च। इवेल्युएशन का क्या मतलब है? इवेल्युएट करने का क्या मतलब है कि आपको देखना पड़ेगा कि जो भी आपने टॉपिक सेलेक्ट किया है, क्या आप उस पर रिसर्च कर पाओगे, क्या आपके लिए वो करना पॉसिबल है या नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो मैं चाहती हूँ कि मैं कोविड, जो इस टाइम पे कोविड पेशेंट हैं, है ना, उन पे मैं रिसर्च करूँ। तो हम सभी जानते हैं कि इस टाइम पे मुझे कोविड पेशेंट सफिशिएंट नहीं मिल पाएंगे, बहुत कम मुझे पेशेंट मिलेंगे, मुझे पेशेंट नहीं मिलेंगे। तो क्या मैं रिसर्च कर पाऊंगी? नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मुझे मेरा सैंपल ही नहीं मिलेगा, है ना। कोविड पेशेंट मेरे सैंपल हैं, मुझे सैंपल ही नहीं मिलेगा, तो रिसर्च मेरी फेल हो जाएगी। हाँ, अगर मैं ये कहूँ कि जितने लोगों को कोविड हुआ था और वो ठीक हो गए, उन पे अगर मैं रिसर्च करना चाहूँ तो मुझे आराम से सैंपल मिल जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि आप अपने प्रॉब्लम को, जो आपने प्रॉब्लम सेलेक्ट किया, उसको इवेल्युएट करो कि क्या आप उस पर रिसर्च कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, या किसी भी रीज़न की वजह से वो रिसर्च रुक जाएगी बीच में। ठीक है, दैट इज इवेल्युएशन ऑफ द रिसर्च। तो यहाँ पे इवेल्युएशन करोगे कैसे भाई? कुछ तो होना चाहिए ना, कोई रूल तो होना चाहिए ना। तो क्राइटेरिया जो कि हम लोग ने पिछले वीडियो में पढ़ा था क्राइटेरिया, तो उसी क्राइटेरिया के बेसिस पे हम लोग इवेल्युएशन ऑफ द रिसर्च करेंगे। कौन कौन से क्राइटेरिया? सिग्निफिकेंस टू द नर्सिंग प्रोफेशन, यानी कि अगर मैं नर्स हूँ या मैं नर्सिंग प्रोफेशन में हूँ तो मैं उसी से रिलेटेड कोई टॉपिक लूँ, ना कि मैं इंजीनियरिंग से रिलेटेड ले लूँ। इसके अलावा टाइम, कॉस्ट, फिजिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजिबिलिटी मतलब पॉसिबिलिटी, आपको पता होना चाहिए कि आप इस टॉपिक पे रिसर्च कर भी पाओगे, आपके बस का नहीं है। ठीक है, टाइम बहुत मैटर करता है। मान लो आप बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट हो तो आपको 2 ही साल मिलेंगे, मतलब कंप्लीट करने के लिए। 3rd ईयर से स्टार्ट हो जाती है रिसर्च, 4th ईयर में आपको कंप्लीट करना ही करना है। मान लो आप उसे लंबा खींचोगे तो आप फेल हो जाओगे। ठीक है, इसके अलावा कितना खर्चा हो रहा है, क्या आप उतना मनी खर्च कर पाओगे अपने रिसर्च पे? मान लो आपको मोटी मोटी बुकलेट छपवानी है, तो क्या आप प्रिंट कर पाओगे? इतना मनी है आपके पास, है ना। ठीक, ये सारी चीज़ें। एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट, यानी कि कॉलेज का या इंस्टीट्यूट का या जहाँ पर भी आप मतलब जहाँ से भी हो आप, जहाँ पर भी आप काम कर रहे हो, उसका सपोर्ट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, मैं एक बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट हूँ, मैं रिसर्च करना स्टार्ट कर रही हूँ, तो मुझे पहले प्रिंसिपल से परमिशन लेनी होगी, है ना, अपने कॉलेज से परमिशन लेनी होगी, फिर मेरी गाइड भी होगी। ठीक है, ये सारे लोग देखेंगे, साइन करेंगे, तब मैं जाकर के आगे बढ़ पाऊंगी। अदरवाइज अगर इन सबका सपोर्ट नहीं है, कॉलेज का सपोर्ट नहीं है, तो मेरी रिसर्च वहीं पे रुक जाएगी। थ्योरी टेस्ट, यानी कि जो थ्योरी मैं लगा रही हूँ वो टेस्टेबल होनी चाहिए, यानी कि वो थ्योरी प्रूवन होनी चाहिए। प्रैक्टिकल एसेट्रा, मतलब ऐसे बहुत सारे क्राइटेरियाज है। प्रैक्टिकल होना चाहिए आपका टॉपिक, ये नहीं कि आप कुछ भी टॉपिक उठा लो। तो ये सारी चीज़ें हैं, इन सब के बेसिस पे, क्राइटेरिया के बेसिस पे आप अपने रिसर्च टॉपिक को इवेल्युएट कर सकते हो। एंड एट लास्ट क्या है? फॉर्मुलेशन ऑफ द फाइनल स्टेटमेंट। जब आप ये सारी चीज़ें फॉलो कर लोगे तो आपका स्टेटमेंट अपने आप ही बन जाएगा। जैसे कि यहाँ पे ऑलमोस्ट आपका स्टेटमेंट, यानी कि रिसर्च प्रॉब्लम स्टेटमेंट बन चुका था। अ स्टडी टू असेस द इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग ऑन द लंग कैंसर अमंग मेंस लिविंग एट चारबाग रेलवे कॉलोनी लोको कॉलोनी लखनऊ। ठीक है, तो ये आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट बन गया। ठीक, अब फॉर्मुलेशन ऑफ द फाइनल स्टेटमेंट। अब ये फाइनल स्टेटमेंट ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम कैसे बनेगा? देखो, ये 2 तरह से बन सकते हैं, एक डिक्लेरेटिव और दूसरा इंट्रोगेटिव। देखो, प्रॉब्लम स्टेटमेंट 2 तरह के होते हैं। डिक्लेरेटिव, नाम से ही पता चल रहा होगा, डिक्लेयर कर दे रहा है, यानी कि क्लियर प्रॉब्लम स्टेटमेंट, है ना। और इंट्रोगेटिव, तो इंट्रोवर्ट जो लोग होते हैं वो अपने मन में बात रखते हैं, ठीक है, क्लियर बातें नहीं करते हैं। ठीक, तो इंट्रोगेटिव मतलब जो कि क्लियर स्टेटमेंट ना हो। डिक्लेरेटिव मतलब आपने पूरी तरह से दिल खोल के, एकदम मुंह खोल के डिक्लेयर कर दिया कि हाँ भैया, मुझे इस तरह की स्टडी करनी है, यहाँ पे करनी है, मुझे इस टॉपिक पे करनी है, मुझे मेन पे करनी है कि वोमेन पे करनी है कि चिल्ड्रन पे करनी है, और मेरा जो एरिया होगा वो चारबाग लखनऊ होगा। ठीक है, ये आपने पूरी तरह से डिक्लेयर कर दिया, तो ये है आपका डिक्लेरेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है?
इसमें हमेशा आपको क्वेश्चन मार्क रहता है, क्लियर कुछ भी नहीं रहता। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग ऑन मेंस लिविंग एट चारबाग लखनऊ। ठीक है, स्मोकिंग का क्या इफेक्ट पड़ रहा है आदमियों पे, ठीक है, जो कि चारबाग लखनऊ में रहते हैं। तो ये एक तरह का क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस हो गया। लेकिन डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या हो गया, अ डिस्क्रिप्टिव स्टडी, यानी कि एक ऐसी स्टडी जिसमें हम लोग सिर्फ असेस कर रहे हैं। ठीक है, असेस कर रहे हैं इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग, स्मोकिंग का क्या इफेक्ट है लंग कैंसर में अमंग मेंस लिविंग एट चारबाग लखनऊ, ये चारबाग लोको कॉलोनी लखनऊ। तो इसमें हम लोगों ने पूरा डिफाइन करके रखा हुआ है, कहाँ करना है, किस पे करना है, क्या टॉपिक पे करना है, और कौन से एरिया पे करना है, और हमारा सैंपल क्या होगा। लेकिन यहाँ पे कुछ भी क्लियर नहीं है। ठीक, तो दो तरह के आपके फॉर्मुलेशन ऑफ द फाइनल प्रॉब्लम स्टेटमेंट बन जाएंगे। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। इफ़ यू आर हैविंग एनी डाउट प्लीज़ आस्क मी इन कमेंट बॉक्स। कोई भी टफ नहीं है इसमें, बस 5 स्टेप हैं जिसमें आपको एक रिसर्च प्रॉब्लम स्टेटमेंट का सेंटेंस बनाना है। सबसे पहले टॉपिक सेलेक्ट कर लेना, उसके बाद उसी टॉपिक से रिलेटेड पुरानी थीसिस पढ़ लेना, पुरानी रिसर्च पढ़ लेना, जिससे तुम्हें पता चल सके कि अभी तक ये टॉपिक में कितने अपडेट्स आ चुके हैं। ठीक है, उसके बाद थ्योरी अप्लाई कर देना, वो थ्योरी जो कि प्रूव हो चुकी है। उसके बाद अपनी टॉपिक को डीलिमिट कर देना, यानी कि क्लियर कर देना, जनरल से स्पेसिफिक कर देना। ठीक है, कि हमें कहाँ करना है, किस पे करनी है, क्यों करनी है, कैसे करनी है, कौन से एरिया पे करनी है, वो हो गया डिलिमिटेशन। उसके बाद इवैल्यूएट कर देना रिसर्च प्रॉब्लम स्टेटमेंट को। ठीक है, इवैल्यूएशन कैसे करोगे, क्राइटेरिया की हेल्प से करोगे। एंड लास्ट में जब तुम ये सब कर लोगे तो तुम्हारा रिसर्च प्रॉब्लम स्टेटमेंट आराम से 2 तरीके से बन सकता है, एक तुम्हारा क्वेश्चन मार्क वाला, ठीक है, और एक तुम्हारा क्लियर कट वाला जिसको हम लोग डिक्लेरेटिव बोलते हैं, और दूसरा कौन सा है, इंट्रोगेटिव। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।